बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम कंपनी लॉ में एक व्यक्ति कंपनी का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसको हम वन पर्सन कंपनी भी कहते हैं। छात्राओं से मैं यही कहूँगा कि एक व्यक्ति कंपनी की जो प्रावधान हुए हैं वो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में ही हुए हैं। इससे पूर्व के किसी भी कंपनी अधिनियम में एक व्यक्ति वाली कंपनी का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं कोई उल्लेख नहीं है, कहीं कोई वर्णन नहीं है। एक व्यक्ति वाली कंपनी इसलिए अस्तित्व में आई कि एक व्यक्ति जब एकांकी व्यवसाय करता है तो उस प्रारूप के अनेक दोष या सीमाएं उसको महसूस होती हैं और उन दोषों और सीमाओं की वजह से वह उत्तरोत्तर प्रगति करने में समर्थ होता है। ऐसे में इस बात की मांग उठती रही, आवश्यकता होती रही कि एक व्यक्ति को भी कंपनी बनाने का अधिकार होना चाहिए। विद्यार्थियों, अब से पहले निजी कंपनी में आपने कम से कम 2 सदस्यों को समझा है और सार्वजनिक कंपनी में 7 सदस्यों की बात आई है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रावधान हुआ है कंपनी अधिनियम में, जिसमें कि एक व्यक्ति भी अपनी कंपनी बना सकता है, एकांकी व्यवसायी भी एक कंपनी बना सकता है। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 262 में इसको परिभाषित किया और यह कहा है कि एक व्यक्ति कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसका कोई एक ही सदस्य होता है, अर्थात वह एक व्यक्ति उसका मेंबर होता है, वही संचालक भी होता है और वही उसे संचालित भी करता है। निष्कर्ष रूप में मैं ये कहूँगा कि एक व्यक्ति वाली कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 में जो परिभाषित किया है उसके हिसाब से यह बात सामने आती है कि समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन एक ही सदस्य के साथ हुआ है तथा जिसका अपने निर्णय करने वाले सदस्य से पृथक अस्तित्व होता है तथा जिसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक व्यक्ति के कारण ये एक व्यक्ति वाली कंपनी है। वैसे लगभग सभी विशेषताएं जो भारतीय कंपनी अधिनियम में एक कंपनी में पाई जाने वाली होती हैं, वो सब विशेषताएं एक व्यक्ति वाली कंपनी में भी पाई जाती हैं। लेकिन मैं आपको अध्ययन की दृष्टि से इसके लक्षणों पर भी चर्चा करके बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि एक व्यक्ति वाली कंपनी में क्या लक्षण है। जैसे पहला पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, समामेलित संस्था, अर्थात एक व्यक्ति वाली कंपनी का भी समामेलन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है और ये आप भली भांति जानते हैं कि यह रजिस्ट्रेशन संबंधित राज्य के रजिस्ट्रार के यहाँ होता है। बिना रजिस्टर्ड कराए एक व्यक्ति वाली कंपनी भी अस्तित्व में नहीं आ सकती, वो कंपनी का रूप नहीं ले सकती। दूसरी बात, दूसरी विशेषता कि समामेलन निजी कंपनी के रूप में होता है। इसका तात्पर्य सीधे सीधे यह हुआ कि कोई एक व्यक्ति सार्वजनिक कंपनी के रूप में एक व्यक्ति वाली कंपनी को स्थापित नहीं कर सकता। एक व्यक्ति वाली कंपनी सिर्फ निजी क्षेत्र में ही हो सकती है, निजी कंपनी के रूप में ही हो सकती है। तीसरी विशेषता, कृत्रिम व्यक्ति। आप पहले ही इस बात को कंपनी की विशेषताओं में पढ़ चुके हैं कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होती है। इसका मतलब इसमें 3 बातें आती हैं कि कंपनी के माता पिता या कंपनी का जन्म विधान द्वारा होता है लेकिन कृत्रिम है और एक व्यक्ति की भांति यह अपना कारोबार कर सकती है, वाद प्रस्तुत कर सकती है, ऋण ले सकती है। लेकिन कृत्रिम इसलिए मानी जाती है कि इसका कोई रंग रूप आकार, इसे देखा छुआ और पकड़ा नहीं जा सकता। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह प्राकृतिक मनुष्य नहीं है, कृत्रिम है।
और एक व्यक्ति वाली कंपनी भी कृत्रिम व्यक्ति ही होती है। चौथी विशेषता पृथक अस्तित्व की बात है। पृथक अस्तित्व में आपको मैंने पहले भी विशेषताओं में समझाया था, आज फिर एक व्यक्ति वाली कंपनी के रूप में आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ कि कंपनियों का पृथक अस्तित्व होता है और सालोमन बनाम सालोमन कंपनी के मामले में यह निर्णय आया था। अर्थात कंपनी की संपत्तियां कंपनी की हैं और व्यक्ति की संपत्तियां व्यक्ति की हैं। कंपनी के दायित्व कंपनी के हैं और व्यक्ति के दायित्व व्यक्ति के हैं। ऐसा नहीं कि व्यक्ति ये कहे कि ये मेरी संपत्तियां हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पश्चात स्थायी अस्तित्व आपको दिखाई दे रहा है पांचवें बिंदु के रूप में। बिल्कुल ठीक बात है। एक व्यक्ति वाली कंपनी का भी अस्तित्व स्थायी होता है। अर्थात कि एक सदस्य की मृत्यु या उसके स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने पर उसके जो अंश हैं वो उसके नामांकिती को हस्तांतरित हो जाते हैं और वह कंपनी आगे चलती रहती है। यदि व्यक्ति कोई नामांकित नहीं है तो फिर उसका उत्तराधिकारी जो होता है वो उसका अंशधारी बन जाता है और वह कंपनी चलती रहती है। छठी विशेषता के रूप में सार्वमुद्रा, कॉमन सील, मोहर। ये इस जगह मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति वाली कंपनी सार्वमुद्रा बनवा भी सकती है और नहीं भी बनवा सकती। यदि बनवाती है तो फिर उसके हर पेपर पर यह अंकित होनी चाहिए। एक व्यक्ति वाली कंपनी की एक सातवीं विशेषता के रूप में आपको दिखाई दे रहा है अंश पूंजी, शेयर कैपिटल होता है इसका। पर यह जरूरी नहीं है कि शेयर कैपिटल वाली कंपनियां हो। बिना शेयर कैपिटल वाली भी एक व्यक्ति वाली कंपनी हो सकती है। गारंटी द्वारा अंश पूंजी वाली भी एक व्यक्ति वाली कंपनी हो सकती है। तो ये अंश पूंजी की बात आपको स्पष्ट हो रही है। एक अन्य विशेषता अंशों की हस्तांतरणशीलता। बिल्कुल ठीक बात है। एक व्यक्ति वाली कंपनी के भी अंश हस्तांतरणशील हो जाते हैं तब जब जो उसका मुख्य सदस्य है उसकी स्थायी सदस्यता समाप्त हो जाए या यूं कहें कि वो अयोग्य हो जाए कार्य करने के, और दूसरा उसकी मृत्यु हो जाए। तो इन स्थितियों में उसके जो अंश हैं वो नामांकिती को हस्तांतरित हो जाते हैं। तो इस तरह अंशों की हस्तांतरणशीलता होती है। वैसे एक व्यक्ति वाली कंपनी में एक व्यक्ति जो है वो अपने अंशों को अन्य को नहीं बेच सकता, अंशों को हस्तांतरण नहीं कर सकता। अगली विशेषता सीमित दायित्व की बात है। निजी एक कंपनी वाली एक व्यक्ति वाली कंपनी में सीमित दायित्व और असीमित दायित्व दोनों प्रकार का दायित्व पाया जा सकता है। हमने जब इसका पार्श्व सीमा नियम बनाया होगा तो निश्चित किया होगा कि हम सीमित दायित्व वाली कंपनी रखेंगे या असीमित दायित्व वाली कंपनी रखेंगे। यदि हम सीमित दायित्व वाली कंपनी रखते हैं तो फिर उस एक व्यक्ति का दायित्व उसके द्वारा धारित अंशों के मूल्य तक ही सीमित होता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि असीमित दायित्व वाली कंपनियां भारत में तो कम से कम नहीं हैं। इसलिए कानून यद्यपि सारा यही है लेकिन असीमित दायित्व वाली कंपनियां नहीं पाई जाती हैं, सीमित दायित्व वाली कंपनियां ही पाई जाती हैं। एक अन्य विशेषता अनुबंध करने की क्षमता। बिल्कुल ठीक बात है कि जो सदस्य है उसमें अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, अर्थात वह 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो, वो स्थायी रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो किसी राज्य नियम द्वारा। तो ये ध्यान रखने की बात है। उसके बाद वाद योग्यता, अर्थात एक व्यक्ति वाली कंपनी भी वाद प्रस्तुत कर सकती है और उस पर भी कोई वाद प्रस्तुत कर सकता है। संचालक मंडल की जहाँ तक बात है जो एक विशेषता के रूप में दिखाई दे रहा है, यद्यपि एक व्यक्ति वाली कंपनी में एक ही सदस्य होने करके एक संचालक होता है, लेकिन प्रबंधकीय दल के साथ वो संचालक मंडल का गठन कर सकता है जिसमें अधिकतर
15 सदस्य हो सकते हैं। स्वतः अधिकार की बात है कि जो एक व्यक्ति वाली कंपनी है उसके उत्तराधिकारी को हस्तांतरित हो जाते हैं। पृथक संपत्ति की बात है कि पूर्व में भी चर्चा में आ चुका है कि एक व्यक्ति वाली कंपनी के सदस्य की संपत्तियां अपनी हैं और कंपनी की संपत्तियां अपनी हैं। इसी तरह पृथक वैधानिक दायित्व की बात है। जहाँ तक राष्ट्रीयता की बात है तो भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी को राष्ट्रीयता और नागरिकता दोनों ही नहीं मिलती, क्योंकि ये राष्ट्रीयता और नागरिकता तो प्राकृतिक मनुष्यों को ही मिलती है, यद्यपि उनका समामेलन देश में हुआ है। और निवास स्थान का जहाँ तक प्रश्न है, जो उसका पंजीकृत कार्यालय होगा वही उसका निवास स्थान माना जाएगा। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको आज एक व्यक्ति वाली कंपनी का अर्थ, विशेषताएं की जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बात मैं और आपको बता दूं कि भारत में तो सन 2013 के कंपनी अधिनियम में इसका उल्लेख हुआ है, यद्यपि विदेशों में यह अवधारणा या कंसेप्ट पहले से ही अनेक वर्षों से चल रही है। और आशा करता हूँ कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। पुस्तक की सहायता से आप एक बार पुनः इसको देखकर अपने नोट्स तैयार करें। और ये भी आपको मैं बता दूं कि परीक्षा के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले कुछ वर्षों से इसे बार बार पूछा जा रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।